हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हूं। कल शाम की न्यूज़, कल रात की न्यूज़ है टेक्निकली। इंडिया और ओमान की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। नाम क्या है इसका? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, है ना? क्या नाम है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। CEPA बिटवीन इंडिया एंड ओमान हैज बीन फर्निश्ड। अब इसमें दो चीजें हैं। न्यूज में ये बता रहे हैं कि भाई एफटीए साइन हो गया, एफटीए साइन हो गया। पहली बात तो एफटीए से थोड़ा सा एडवांस्ड चीज है। दूसरी चीज, अभी सिर्फ साइन हुआ है, इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। दोनों कंट्रीज में सिग्नेचर्स हो चुके हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन दोनों कंट्रीज की जो रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स हैं, वहां पर इसका रेटिफिकेशन होना बाकी है। और रेटिफिकेशन के बाद में ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएंगे, रूल्स आएंगे, उनके हिसाब से ट्रेडिंग में जो भी अपन को बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जो भी अपन देखेंगे, वो मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूज वाले बोल रहे हैं कि भैया अब तो बस ये मिल गया, वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। उस चीज में थोड़ा सा टाइम है। सीईपीए साइन हुआ है। हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर अभी 3 कंट्रीज के विजिट पे थे। जॉर्डन, ओमान, एथियोपिया, राइट। ओमान जो लास्ट वाला वो था, स्टॉप था, वहां से न्यूज है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट बनता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट बनता है। इसके ऊपर आपके जो डिस्क्रिप्टिव जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। और आज की क्लास में ही मैं 2-3 ऐसी चीजें मेंशन कर दूंगी जिनके अंदर से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन, कॉपी खोलो, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इट्स अ डील बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज टू मेक ट्रेडिंग ईजियर बाय रिड्यूसिंग और रिमूविंग टैक्सेस। एक कंट्री से सामान या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज दूसरे कंट्री में बेचने के लिए या दूसरे कंट्री से खरीदने के लिए आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा पेमेंट को जब कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, वहां पर अपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ओमान और इंडिया के बीच में क्या हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जिसको एडवांस्ड एफटीए भी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज भी इंक्लूड की गई हैं, इन्वेस्टमेंट्स और लोगों का आना जाना भी। नॉट जस्ट फॉर टूरिज्म, नॉट जस्ट फॉर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बट फॉर बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। तो जहां पर लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है, सामान का भी हो रहा है, सर्विसेज का भी हो रहा है, और मनी का भी हो रहा है, उसे सीईपीए बोलते हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं। इंडिया और ओमान ने 18 दिसंबर को, यानी कि कल शाम को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सीईपीए साइन किया है। दो चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, ठीक है, न्यूज क्या है डिटेल में भी अपन देखते हैं। ज्योग्राफी भी जरूरी है। ओमान कहां पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है। दिस इज ओमान, ठीक है। हाँ, ओमान दो तरीके से ब्रेक होया हुआ है। दिस इज द मेनलैंड ओमान एंड दैट इज आइलैंड नहीं है, मेनलैंड का ही एक ट्राइंगुलर पार्ट है, यूएई के बॉर्डर पे लगता है, ठीक है। दिस इज ओमान, और ये आपके सामने इंडिया है ही। दिस इज अस। अरेबियन सी दोनों को कनेक्ट करता है। कुछ साल पहले ओमान के साथ में इंडिया ने डुकम पोर्ट डेवलप करने का भी काम किया था। डुकम पोर्ट फुल्ली फंक्शनिंग है। वहां पर इंडियन आर्मी का, सॉरी, इंडियन नेवी का एक नेवल पोर्ट भी है, ठीक है, राइट। अब इस चीज में एक चीज ध्यान से रखना, ओमान इंडिया से क्या इंपोर्ट करता है? राइस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, क्लॉथ एंड वुड फॉर शिप बिल्डिंग। सिर्फ यही नहीं है, बट ये बहुत मेजर पार्ट है। और ओमान इंडिया को बेचता क्या है? डेट्स, डाई रूट्स, पर्ल्स, शार्क फिन्स, ऑलमंड्स, हर्बल मेडिसिन, सिल्कवर्म, सल्फर, ये सब तो आता ही आता है। इसके अलावा एल्कोहल्स आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस, है ना। इंडिया क्या लेता है ओमान से? ऑयल एंड नेचुरल गैस। इंडिया ओमान के बीच में जितनी भी ट्रेड होती है, उसका ऑलमोस्ट 30-35% हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल खरीदने में या नेचुरल गैस खरीदने में ही लेते हैं, ओके। और इंडिया और ओमान की वो ट्रेड बढ़ती जा रही है। वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ही वो लिया है पूरा का पूरा डेटा, सो यू कैन चेक दैट, राइट। चलो यहाँ आते हैं। अभी क्या ट्रेड हो रही है? अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 4.06 बिलियन की ओमान को बेचने की, जिसका 0.93% जो है वो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट है। इंडिया मान लेते हैं साल में 100 रुपए का एक्सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 1 रुपया हम ओमान से पैसा उठा लेते हैं। जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 1 रुपया ओमान से आता है। सी 0.93% इंडिया का एक साल का एक्सपोर्ट ओमान का ओमान के साथ होता है, ठीक है। ट्रेड नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट। इंडिया गुड्स इंपोर्ट कितना करता है? 6.5 बिलियन का करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम वहां से ऑयल एंड नेचुरल गैस लेते हैं, और इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स में से 0.91% हम ओमान से इंपोर्ट करते हैं। टोटल हमारा ट्रेड कितने का रहता है? 10.56 बिलियन का। और इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लाइक आई सेड, 35% के आसपास, प्रोसेस्ड मिनरल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड बासमती राइस, ठीक है। हम ओमान को ये देते हैं। और ओमान से लेते क्या है? क्रूड ऑयल एंड
गैस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिफाइन करके जो भी पेट्रोलियम को रिफाइन करके या क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लास्ट में वैसलीन निकलती है ना? पेट्रोलियम जेली, वो सब कुछ मिला मिलियो के क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लिए। ये रहे, ओके। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं ओमान को, और हम इंपोर्ट क्या करते हैं ओमान को? ओमान से क्रूड ऑयल एंड गैस 38%, फर्टिलाइजर 16%, एल्कोहल्स एंड अमोनिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स में ही हैं आपके वो सारे के सारे भी जो केमिकल्स की अपन ने बात करी थी, यहाँ पे अमोनिया, सल्फर, ये सब जो आ रहे थे राइट। और ट्रेड ज्यादातर ऑयल एंड मिनरल्स पे ही हो रही है, और हम सीईपीए साइन करने के बाद में ये एम रख रहे हैं कि भाई हम अब सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। हम अपना ट्रेड जो है वो सिर्फ गुड्स तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स में भी एक्सपैंड करेंगे। अब डिटेल्स आपके सामने हैं। ओमान ने 99.38% सामान जो इंडिया बेचता है उनको, उसके ऊपर जीरो टैक्स लगा दिया है। यानी कि अगर हम 100 चीजें ओमान को बेचते हैं तो 99.38% चीजें ऐसी होंगी, 99.38 चीजें ऐसी होंगी जो हम टैक्स फ्री कर चुके हैं। कहाँ अमेरिका 50% टैक्स लगा रहा है, कहाँ ये टैक्स फ्री कर रहे हैं। इट्स लाइक कैसे बोले। अच्छा ठीक है, एक और चीज मैंने नोटिस किया न्यूज में, अब तो हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। तुम पागल वागल हो गए थोड़े से? अमेरिका की जरूरत नहीं होगी क्या हमें? है। इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में ऑलमोस्ट एवरी वीक अपनी एक आधी मीटिंग होती रहती है, बिकॉज वी वांट सम काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट विद देम आल्सो। फ्री ट्रेड तो महाशय देंगे नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ ट्रेड एग्रीमेंट तो हो। ओमान और बी दैट एज इट मे, कोई पूरा का पूरा वेस्ट एशिया ले लो, मैं कह रही हूँ पूरा यूरोप ले लो, आधा पर्दा अफ्रीका भी मिल जाएगा, तो भी अमेरिका का मार्केट हम नहीं कवर कर पाएंगे। बट येस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करने की होती हैं। दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं अग्रीमेंट। वाई ये एक इंपॉर्टेंट डील है? दो कारणों से। फर्स्ट, एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है ओमान की, वो मैं दिखाती हूँ अभी। ओमान बताया था मैंने, दिस इज ओमान, राइट। एंड दिस ट्राइंगल, ये भी ओमान की ही टेरिटरी है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये राइट। वेस्ट एशिया में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है और दुनिया भर को ऑयल ट्रेड होता है, उसका मोर देन 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके कंट्रोल में है? ओमान के कंट्रोल में है। जैसे सुएज कैनाल किसके कंट्रोल में है? इजिप्ट के कंट्रोल में है। पनामा कैनाल किसके कंट्रोल में है? पनामा के कंट्रोल में है। उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओमान के कंट्रोल में है। सिंपल। तो अगर आपके पास में एक फ्रेंडली कंट्री होगा इतने वॉलेटाइल एरिया में जहां पर ऑयल का ट्रेडिंग होता है, इंडिया ऑयल के बिना फंक्शन नहीं कर सकता है, राइट। एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया को रन करने के लिए जरूरी है, ओके। अगर इस जगह पे जहां पर कभी ईरान वॉर में चला जाता है, कभी बहरीन में कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कतर नाराज हो जाता है, कभी इजराइल किसी को भी खुश करके चला जाता है, क्योंकि ये जगह इतनी वॉलेटाइल है, इतनी अनस्टेबल है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक हो जाना या फिर यहां से जो ऑयल का शिपमेंट आ रहा है उसमें किसी भी तरीके की परेशानी हो जाना बहुत ईजी है। तो ओमान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है। इस जगह पर से हमारा ऑयल क्लीन और क्या कहूँ उसको, मतलब सेफ तरीके से पास करने के लिए। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, ओमान अदरवाइज एक पर्टिकुलरली न्यूट्रल कंट्री है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलीजियस पॉलिटिक्स, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स की नजर से ओमान एक न्यूट्रल कंट्री है, उसको फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग कुछ भी करो यार। एक तो इसके क्या कहते हैं नेबर हैं यूएई। यूएई अदरवाइज भी काफी न्यूट्रल है, काफी बिजनेस माइंडेड है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये सबके साथ में मस्त बिजनेस करते हैं। दूसरा है आपका सऊदी अरेबिया, राइट। और तीसरा यहाँ पर जो कंट्री है वो है येमेन। येमेन सिविल वॉर से गुजर रहा है। येमेन से आप कुछ ना ले सकते ना उसको कुछ दे सकते। तो ओमान की अदरवाइज जो नेबरहुड है वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है ही नहीं, कंपेटिटिव है ही नहीं। जब ईरान की ओमान की इतनी नेबरहुड कंपेटिटिव है ही नहीं, तो फिर उनको नुकसान किससे होगा, राइट। इसलिए ओमान जो है एक अदरवाइज न्यूट्रल फ्रेंडली कंट्री है, और क्योंकि ये न्यूट्रल फ्रेंडली कंट्री है तो इसके थ्रू इंडिया अपना सामान दूसरे कंट्रीज में भी ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा वेस्ट एशिया इंडिया के लिए अब ओपन हो जाता है, ठीक है। ओमान से कोई सामान आ रहा है तो कोई आईब्रो रेजिंग वाली एक्टिविटी नहीं होती है दूसरे कंट्रीज से। दूसरी चीज, आपको अफ्रीका में भी एंट्री मिल जाएगी, बिकॉज ओमान के इन्वेस्टमेंट्स अफ्रीका में हैं। एंड दिस इज लाइक अ फ्रेंडली थिंग। डुकिंग पोर्ट वगैरह आपके पास ही है, आप ही करते हो, उसके ऊपर सारा का सारा नेवी का प्रेजेंस आपका बना हुआ है। फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स बनने की कोशिश हो रही है, बट रिमेंबर देर आर नो फ्रेंड्स व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, ठीक है ना। पॉलिटिक्स लोकल हो, नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, देर आर नो फ्रेंड्स। आपके पास में एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको इससे दोस्ती करने का मौका मिल रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहे हैं,
तो अच्छी चीज़ है, ठीक है? राइट, पहले चलते हैं अपन, कहाँ थे? अपन कहाँ थे? यहाँ पे थे ना अपन? राइट, तो हम कितना सामान बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, ठीक है। 0% ड्यूटी हो गई, हम जो भी सामान बेचेंगे उसके 99% सामान के ऊपर 0 ड्यूटी अपन को ओमान को देनी होगी, तो बिल्कुल एक तरह से ड्यूटी फ्री काम सामान हो गया है, राइट? और इंडिया के गुड्स ओमान में विदाउट एनी टैक्सेस जा सकते हैं, जो कि उनको चीप बनाएंगे, ईजियर टू सेल बनाएंगे, कंपेटिटिव प्राइसिंग देखने को मिलेगी, तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। सिंपल चीज है। इंडिया ने अपने टेरिफ लाइंस को भी कम करने के लिए हाँ करी है। जो भी हम सामान ओमान से खरीदते हैं उसका 77.79% सामान ऐसा है जिसके ऊपर हमने ड्यूटी कम की है। हमने ड्यूटी फ्री नहीं की है, ठीक है ना? हमने टैक्स फ्री नहीं किया है, हमने टैक्स कम किया है। ओमान ने टैक्स फ्री कर दिया है, ओके? और ठीक है, हम इन इन आइटम्स के ऊपर लेकिन हमने प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। इन इन आइटम्स के ऊपर अभी तक कोई ड्यूटी कम नहीं हुई है। कौन कौन से हैं? डेयरी, टी, कॉफी, रबर, टोबैको। ध्यान देना, डेयरी, टी, कॉफी, रबर, टोबैको ये प्राइमरी इंडस्ट्री है ना? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, डायरेक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री में से आता है। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप अगेन द सेम थिंग, दिस इज नॉट टर्शरी इंडस्ट्री। ये क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है। अगर आप स्पोर्ट्स गुड्स की या फिर फुटवेयर की और इनकी बात करते हो तो ये क्या है? ये है एमएसएमई, मोस्टली एमएसएमई में से आते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो है हमारा एक तरह से प्राइम काम है, तो वो हमने बचाने की कोशिश की है, ओके? इसमें यही है, लोकल फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस को हमने बहुत ज्यादा कंपटीशन से बचा लिया, इसलिए इनके ऊपर हमने ड्यूटी कम नहीं की है ओमान के लिए। सो इफ ओमान वांट्स टू बाय दीज थिंग्स, ठीक है, तो हमारी तरफ से कोई ड्यूटी कम नहीं है, जिस पे बेच रहे थे उसे बिक रहा है। बेनिफिट्स गो टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहां पर बहुत सारे लोग जॉब्स में अवेलेबल क्या कहते हैं इन्वॉल्व हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, फार्म प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग आइटम्स, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस एंड कार्स। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती हैं। यहाँ पर फैक्ट्री जो लगती है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। स्पेशल फोकस हमने दिया है लोगों के ऊपर। पीपल्स मूवमेंट, सर्विसेज एंड वर्कर मोबिलिटी। इसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जो सर्विसेज हैं, कितनी सर्विसेज इंडिया देता है, कितनी ओमान देता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठीक है फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होते रहते हैं। अपन को ध्यान रखना है कि इंडिया क्या सर्विसेज देता है। कंप्यूटर्स, बिजनेस कंसल्टेंसी, ऑडियो विजुअल्स यानी कि आपका जो मूवीज और सीरियल्स वगैरह होते हैं वो सब, एंटरटेनमेंट, रिसर्च, एजुकेशन और हेल्थ, ये सारी चीजें अपन ओमान को एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया की सर्विसेज ओमान में अब सस्ती हो जाएंगी, तो हमारे पास में और कॉम्पिटेटिव बिजनेस आएगा। दूसरी चीज, इंडिया के वर्कर्स जो पहले ओमान में जाते थे, काम करते थे, उनका टाइम लिमिट बढ़ा दिया है। 90 डेज से 2 ईयर्स तक का कर दिया है डायरेक्टली, और चाहे तो उसके बाद में अपन वीजा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, तो टोटल 2 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कैन स्टे लॉन्गर नाउ। बेटर रूल्स आ गए हैं स्किल जॉब्स वगैरह के लिए, और इंडिया ने 100% इन्वेस्टमेंट ओमान के को अलाउ कर दिया है कि हमारे यहाँ पर जो भी बिजनेसेस हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री में बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर अगर आप एफडीआई या एफआईआई 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओमान के लिए ये दरवाजा खुल गया है, ठीक है? बढ़िया। नेक्स्ट, ब्रॉडर इम्पैक्ट्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यही हैं कि हमने एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये प्लान किया है। सस्टेनेबल ग्रोथ क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, क्लाइमेट चेंज वगैरह की तरफ ज्यादा क्या कहते हैं एक्टिव है, क्लाइमेट चेंज की तरफ अपन ज्यादा जागरूक हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसा बना सकें, ताकि हम उस पैसे को रिन्यूएबल एनर्जी और आरएनडी में इन्वेस्ट कर सकें, और जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके ऊपर से हमारा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम हो सके। हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जीरो करना चाहते हैं बाय 2070। क्या करना चाहते हैं? नेट एमिशंस हमारे जीरो हो जाने चाहिए बाय 2070। तो वो कैसे होंगे? ऐसे ही हो जाएंगे, कहीं से भी पैसा आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसे आता है, ठीक है? आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे क्रिटिकल सेक्टर्स में से ही शुरू करो, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है? कितना पैसा हुआ है? ओवर 6,000 जॉइंट वेंचर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। नए नए एरियाज में हमें मदद मिलेगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और टेक हो गया। और जियोपॉलिटिकली ठीक है, यूएस के जो टैरिफ लगे हुए हैं उसके लिए हम दूसरे दूसरे मार्केट्स को सर्च कर रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है? सो ओमान का मार्केट खुल जाना, ओमान से हमें ज्यादा उम्मीद इस चीज की नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा हो जाए और बाय गॉड इतना पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। जॉब्स में हाँ हेल्प मिलेगी, इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प मिलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओमान से जो हम ऑलरेडी अब ये डील कर चुके हैं, ओमान के थ्रू हम दूसरे कंट्रीज का भी एफटीए साइन कर सकते हैं, क्योंकि ओमान का सामान बहुत सारे कंट्रीज में फ्रीली मूव करता है, राइट? तो इट्स लाइक एक मार्केट खुला है तो दूसरा मार्केट सब्सिक्वेंटली आपके लिए खुल जाएगा, इसलिए ओमान का एफटीए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? राइट। चैलेंजेस यही हैं कि ओमान की पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमी भी कम है, तो यूएस को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू बिगर रीजन्स, राइट? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओमान की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है, हमने उसको भी टारगेट किया है। यहाँ सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की और पीपल की ही बात नहीं हो रही है, स्ट्रेटेजिकली भी ओमान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में से दुनिया का 20% ऑयल शिप मूव करते हैं और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वेस्ट एशिया में पड़ता है, जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से। तो हमारा ऑयल जो हमारे तक आना चाहिए वो रिस्क में रहता है। अगर ओमान हमारे ऑयल शिप्स के ऊपर ध्यान रखा, भाई ये वो मेरे दोस्त इंडिया की शिप आ रही है, उसका ध्यान रखना है, उसको आग नहीं लगनी चाहिए, उसको नहीं बम गिराना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। सो इट क्रिएट्स अ बफर फॉर आवर गुड्स, राइट? नेक्स्ट, इंडिया का ऑयल सप्लाई सेफ रहेगा, ठीक है। और एक और चीज, लुक वेस्ट पॉलिसी। मुझे कमेंट्स में बताना लुक वेस्ट किसने दी थी? दो थी, लुक वेस्ट और लुक ईस्ट। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी, क्या हुआ? 5 मिनट्स के बाद में लुक वेस्ट पॉलिसी हो गई आपके वेस्ट एशिया के लिए, और लुक ईस्ट राइट। कहां थे अपन? आई एम सॉरी। लुक वेस्ट पॉलिसी कौन सी है? जो पूरे की पूरे वेस्ट एशिया को टारगेट करती है, और एक लुक ईस्ट पॉलिसी है जो कि ईस्ट एशिया को या फिर साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। किसने दी थी ये दोनों पॉलिसीज, लुक वेस्ट और लुक ईस्ट? और मोदी जी ने कौन सी दी थी? एक और है, एक्ट ईस्ट। ये तीन पॉलिसीज किसने दी थी, कब दी थी, किस रीजन को टारगेट करती हैं? ठीक है, लुक वेस्ट, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, राइट? तो लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ओमान का ये एफटीए देखा जा रहा है। इंडिया और ओमान ऑलरेडी अल नजह नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। अल नजह नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और ओमान के बीच में जो होती है, उसमें हम सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह जो हैं उनको भी देखते हैं। उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब तीनों की एक्सरसाइज होती है। ओके, नेक्स्ट, इससे मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो भी बढ़ता है, मैरिटाइम सिक्योरिटी और टेररिज्म और पायरेसी। यहाँ पर पायरेसी है क्यों? बिकॉज ऑफ वन कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है, इस कंट्री के कारण बहुत ज्यादा पायरेसी के अपन को केस देखने को मिलते हैं। मैं मूवी पायरेसी की बात नहीं कर रही हूँ जो टॉरेंट से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ जहां पर शिप्स वगैरह को पायरेट्स पकड़ लेते हैं और सामान लूट लेते हैं और लोगों को जान से मार देते हैं। ऐसा इंडियन शिप्स के साथ में भी होया हुआ है। रशियन, चाइनीज, कोई शिप इनसे बची भी नहीं है, ठीक है? कभी कोई रिटालिएट कर देता है, कभी नहीं रिटालिएट कर पाते हैं। पायरेट्स ऐसे ही होते हैं। तो अरेबियन सी में स्पेशली जो सदर्न पोर्शन है, जो अफ्रीकन लाइनिंग वाला पोर्शन है, वहां पर बहुत ज्यादा पायरेट्स एक्टिव हैं। तो ओमान में क्योंकि डॉकिंग पोर्ट है और वहां पर हमारी इंडियन नेवी की प्रेजेंस है, सिर्फ डॉकिंग वगैरह के लिए ही नहीं, अदरवाइज भी वहां पर स्ट्रेटेजिकली इंडियन नेवी का ही पोर्ट है वो एक तरह से। तो पायरेसी के खिलाफ भी अपन काफी एक्शन ले सकते हैं। टेररिज्म इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हेडेक्स ऑफ इंडिया, राइट? तो टेररिज्म वगैरह के ऊपर भी अपन अच्छे से एक्ट कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल डिपेंडेंस। अब ऑयल डिपेंडेंस कैसे कम होगी? हम एक ऐसे कंट्री के साथ में एफटीए कर रहे हैं जिससे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इस कंट्री से हमें इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। ओमान भी दुनिया को ज्यादा ज्यादा ऑयल ही बेच रहा है, बाकी चीजें तो बहुत कम परसेंटेज में है। तो उनको भी, वो भी चाहते हैं कि भाई कल को दुनिया के ज्यादा मेजर कंट्रीज जो हैं वो ऑयल को कम करके या फिर जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल वगैरह है, उसको कम यूज करके रिन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। तो हम भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट करें, राइट? यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर इकोनॉमी। तो ये ओमान के लिए भी फायदेमंद है और ये इंडिया के लिए भी फायदेमंद है, राइट? ओके, और जॉइंट प्रोजेक्ट्स जिसमें ग्रीन एनर्जी वगैरह दोनों कंट्रीज इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं साथ में, और क्लीनर ऑप्शंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। लास्टली, वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है और फ्यूचर कैसा दिख सकता है? बहुत सारे पैक्ट साइन करे हुए हैं, मेरे को स्पेशली इसके बारे में बात करनी है। I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, ठीक है? इंडिया इसका पार्ट है। I2U2 में कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि पिछली बार ट्रम्प साइन करके तो चलेगा और उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, बाद में बाइडन आए और वो वैसे ही कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मतलब इस धरती पे नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स में कहीं घूम रहे हैं। और इस वक्त जो ट्रम्प है, ट्रम्प 2.0 जो है, वो कुछ गड़बड़ है ठीक है? तो ये I2U2 जो है, जिससे काफी इंडिया को इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद थी और काफी बहुत ज्यादा तो अपन को उम्मीद थी कि गुड्स का मूवमेंट होगा, वो एज इट इज रुक गया है, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे कॉरिडोर्स की बात हुई थी कि भाई हम, ठीक है, आईमैक कॉरिडोर वगैरह जो है उसमें भी इंडिया का सामान जाना था, यूरोप तक पहुंचाते हैं अपन वेस्ट एशिया को यूज करके। इट्स ऑल डन एंड डस्टेड नाउ बिकॉज अमेरिका का कोई साथ है नहीं और वो तो पाकिस्तान को और खुश करने में लगा हुआ है। प्रॉब्लम यहीं आ गई है। तो हम जो ऑलरेडी हमारे पास में इस तरह के एग्रीमेंट्स थे जहां पर इंडिया को फायदा होना चाहिए था, होना स्टार्ट भी हो रहा था, वो अब दे आर ऑल इन लिम्बो, राइट? तो अपन को नए ऑप्शंस की जरूरत थी, और सिर्फ अपन को ही नहीं, उन कंट्रीज को भी नए ऑप्शंस की जरूरत है बिकॉज ऑफ अमेरिका जो लिम्बो में चले गए हैं। तो इंडिया, दूसरी चीज, ओके ये तो हो गया, राइट? एक दूसरी चीज में आई थिंक आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर, ग्लोबल साउथ। इंडिया जब भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग होती है उसमें ग्लोबल साउथ नाम का एक टर्म यूज करते हैं,
राइट। ग्लोबल साउथ का क्या मतलब होता है? ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप जो जनरली सदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कुछ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। वी डोंट गिव अ क्रैप अबाउट पाकिस्तान, बट उसके अलावा जो कंट्रीज हैं उनको इंडिया लीड करना चाहता है, दर्शाना चाहता है कि भाई हम भी एक अच्छा खासा ग्रुप मेंटेन करके रखते हैं। तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए अगर इंडिया इस तरह से मल्टीपल एफटीएस पावरफुल कंट्रीज से साइन करेगा, स्पेशली इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज जो हैं जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, परचेसिंग पावर पैरिटी भी बहुत अच्छी है, उन कंट्रीज के साथ में अगर अपन का बिजनेस वगैरह होगा तो दूसरे कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ में आते हैं वो इंडिया को एज अ लीडरशिप पोजीशन में प्रॉपर्ली देख भी पाएंगे। हमारे पास खुद के पास कुछ नहीं है और लीडर बनने चल रहे हैं तो फिर कौन इंपॉर्टेंस देगा, राइट? यस। तो यही था, दिस वाज ओमान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और ये आपके लिए ज़रूरी है, इसके नोट्स बनाने हैं, ये आपको आना चाहिए। जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन दैट न्यूज़ में जो भी डेटा यूज़ हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू डेवलप सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सम काइंड ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दिस थिंग्स। सिर्फ यही नहीं, और कंट्रीज के साथ में भी एफटीए है, जैसे अभी अभी रशिया के साथ में रेलॉस एग्रीमेंट था, राइट? वापस ट्रेंड में क्यों है, वापस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रशियन पार्लियामेंट ने रेलॉस के ऊपर साइन कर दिए हैं, रेटिफाई कर दिया है, राइट? तो दीज थिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, थैंक यू।